बिहार में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और इस बार की लड़ाई पुरानी नहीं बल्कि नए रंग और नए मुद्दों के साथ खेली जा रही है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का वोटर इस बार किस तरफ झुकेगा। क्या लोग बदलाव चाहते हैं या फिर एक बार फिर पुराने नेताओं में भरोसा जताया जाएगा। इनको भूल जाओ। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। इस बार के चुनाव में सबसे पहला नया पहलू है नए खिलाड़ी। इस दफा सिर्फ आरजेडी और एनडीए की टक्कर नहीं बल्कि कई नए चेहरे और नए फ्रंट्स भी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी अपने आप को एक नए पॉलिटिकल विजन के रूप में पेश कर रही है। पीके खुद खुलकर कह रहे हैं कि वो वोट कटर नहीं बल्कि वोट को जगाने वाली पार्टी है, जहां से लोगों को एक नए नेता और नए मॉडल का सोच मिल सके। लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि जनस्वराज जहां लड़ रही है वहां वोट स्प्लिटिंग का रियल खतरा है, वोट बंटने का असल खदशा है जो आखिरी रिजल्ट को बदल सकता है। दूसरा नया एलिमेंट है वोटर लिस्ट रिवीजन और एसआईआर कंट्रोवर्सी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर रोल्स के स्पेशल रिवीजन कराया है, जिसे ऑपोजिशन ने चुनावी साजिश कहा और आरजेडी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को गरमा रहे हैं कि वोटर सप्रेशन हो रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये इशू सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है फ्री बीज और इकोनॉमिकल बैलेंस, यानी कि मुफ्त की चीज़ें बांटने की राजनीति और बिहार के पास एग्जिस्टिंग बजट की लड़ाई। बिहार में हर पार्टी कुछ ना कुछ फ्री देने का वादा कर रही है, कोई गैस सिलेंडर, कोई नौकरी, कोई पानी, कोई बिजली। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा। बिहार पहले कर्ज में डूबा है और अब ये डिबेट उठ चुकी है कि क्या फ्रीबीज की राजनीति बिहार के बजट को डुबा देगी। अब बात करते हैं मुद्दों की, और इस बार मुद्दे एक नहीं कई लेयर में हैं। रोजगार, बेरोजगारी और नौकरी सबसे बड़ा विषय है। कांग्रेस ने इस पर सबसे पहले जोर दिया। तेजस्वी यादव भी इस एजेंडे पर लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए के राज में युवा बेरोजगार हुआ और नए नौकरी के मौके बंद हुए। लेकिन रूलिंग कैंप कह रहा है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और सड़क और इरिगेशन में रिकॉर्ड डेवलपमेंट किया है। अब ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कागजात पर डेवलपमेंट हुआ है तो उसके पीछे जो कमीशन बचता है वो महलों की बड़ी बड़ी दीवारें जो उठती हैं नेताओं की, वहाँ पे तो लगा ही होगा। अब खैर, दूसरी तरफ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव्स पर बीजेपी फिर से अपना कार्ड खेल रही है। इन्फिल्ट्रेशन और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया है, जिसे सीमांचल में डर और कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। मुस्लिम वोटर इस बार पहली बार खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें डर है कहीं उन्हें इलीगल इमाइग्रेंट या इन्फ्लिटेटर का टैग न दे दिया जाए। ये डर उनको और कॉशियस बना रहा है और एक तरह से उनमें सियासी शौर बेदारी भी इसकी वजह से पैदा हो रही है। इसीलिए वो लोग सोच समझ कर फैसला करने की रणनीति बना रहे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स भी हमेशा की तरह अपने रंग में दिख रही है। बिहार के वोटर्स के लिए जाति अब भी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। यादव, कुर्नी, पासवान, ईबीसी, दलित सब अपने अपने सामाजिक हिसाब से लाइन अप हो रहे हैं। एनडीए ने कैंडिडेट सिलेक्शन में ओबीसी और ईबीसी बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की है। तो वहीं महागठबंधन यानी आरजेडी और लेफ्ट की पार्टीज़ का गठबंधन इस बार पूरी कोशिश कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी वेव का फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन अंदर खींचतान चल ही रही है। कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी लीडरशिप को ज़्यादा एग्रेसिव बना रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कांग्रेस का ज़मीनी कनेक्शन कमज़ोर है। फिर भी दोनों अलायंस के इमेज को एकजुट दिखाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए। एनडीए कैंप में नीतीश कुमार फिर अपने पुराने नैरेटिव पर वापस आ रहे हैं। और उनका पुराना नैरेटिव क्या है? पुराना नैरेटिव यही है कि विकास, सुशासन और स्टेबिलिटी। बीजेपी उनके साथ मिलकर एक कंबाइंड फ्रंट बना रही है, जिसमें एक तरफ मोदी का राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ नीतीश का विकास मॉडल। ये जोड़ी अब भी बिहार के रूरल वोटर्स के बीच पॉपुलर तस्लीम की जा रही है, खासकर उन इलाकों में जहां पर रोज़मर्रा के मसलों पर गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। एमआईएम का रोल इस बार बहुत दिलचस्प रहेगा। ओवैसी ने साफ कह दिया है कि बिहार में 19% मुसलमान हैं, लेकिन उनका कोई नेता नहीं है।
ये लाइन पूरे बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव को हिलाने वाली है। ओवैसी ने मिथिलांचल की 4 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। उनका कहना है कि मुसलमान दूसरों के भरोसे रहकर सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है अब तक। उन्हें अपना सियासी प्लेटफॉर्म खुद बनाना होगा। एमआईएम ने वक्फ एक्ट अमेंडमेंट और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को उठाकर माइनॉरिटी वोटर्स में एक अपनी जगह बनाने की कोशिश की है और हिमाचल में न्याय यात्रा या फिर उनकी सभाओं को देखकर यही लगता है कि एमआईएम काफ़ी हद तक अपनी रणनीतियों में कामयाबी हासिल कर रही है। ये बात आरजेडी और कांग्रेस दोनों को चुभी है। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रैलीज में बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि पिछली बार जो गलती हुई थी इस बार मत दोहराना। ये पैगाम मुसलमान मतदाताओं के लिए खास तौर पर है। इससे ये साफ है कि एमआईएम की एंट्री महागठबंधन के ट्रेडिशनल वोट बेस को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। अगर एमआईएम थोड़ा भी वोट खींच लेती है तो हिमाचल में आरजेडी की कुर्सी हिलाने की ताकत रखती है। आप भी बिहार में इस बार नई एनर्जी के साथ उठ रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी। कौन सी नई एनर्जी? अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर खुद लड़ेगी बिना किसी अलायंस के। आपका मुद्दा करप्शन, एजुकेशन और हेल्थ का रहेगा हर बार की तरह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनका संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है जितना दिल्ली या पंजाब में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप ग्राउंड पर मजबूत नहीं हैं तो आप बीजेपी की प्रॉक्सी बनकर सामने आ रहे हैं, जो हमेशा से एमआईएम ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है। क्योंकि जाहिर सी बात है 243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी सीधे वोट काटेगी आरजेडी से, जिससे फ़ायदा किसको होगा आप बेहतर जानते हैं, सियासी समझ बूझ रखने वाले बिहार के काबिल लोग। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उनका संगठन मजबूत नहीं है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। मतदाता का झुकाव अगर देखा जाए तो लोग बदलाव चाहते हैं, ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को बदलने का रिस्क लेने के मूड में शायद नहीं। रूरल एरियाज़ में नीतीश कुमार और एनडीए अब भी एक सेफ ऑप्शन के रूप में सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अर्बन और यूथ सेगमेंट में तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन उसको ग्राउंड पर कन्वर्ट करना अभी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। मुस्लिम और बैकवर्ड कास्ट के वोटर्स अभी भी सोच समझ कर वोट देना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि वोट स्प्लिटिंग उनका नुकसान कर सकता है। बिहार के लोग जानते हैं कि ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी इज्जत और अपना भविष्य बचाने का चुनाव है। इस बार के चुनाव में आइडेंटिटी, इकोनॉमी, रिलीजन और कास्ट सब एक साथ ब्लेंड हो रहे हैं। ये इलेक्शन डिसाइड करेगा कि बिहार अगले 5 साल किस दिशा में जाएगा, पुराना विकास मॉडल के साथ या एक नए पॉलिटिकल सोच के साथ। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं या बरकरार सरकार? क्या मुसलमान एमआईएम के साथ नए सियासी सफ़र पर निकलेगा या फिर आरजेडी की पुरानी हिमायत को जारी रखेगा? क्या जन स्वराज जैसे नए फ्रंट सिर्फ नॉइज़ बनाएंगे, आवाज़ क्रिएट करेंगे या फिर एक नई उम्मीद भी जगाएंगे? ये सब सवाल अब सिर्फ कुछ हफ्तों में जवाब पा लेंगे। फिलहाल एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार का चुनाव पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। कोई वेव नहीं है, बस हवा है, और इस हवा का रुख किस तरफ मुड़ता है या सिर्फ एक चीज़ तय करेगी, बिहार का वोटर।